अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी और जो शो आप देख रहे हैं इसका नाम है न्यूट्रल। मैं और जावेद जोई साहब आपके सामने मौजूद हैं आज की लेटेस्ट खबरें लेके। आज का जो वीलॉग अगर मैं आपको कहूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीलॉग है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। वैसे तो डेली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको देते हैं, लेकिन आज की खबरें तो ऐसी हैं कि जैसे कहें कि वेटेज के हिसाब से बहुत भारी खबरें। पाकिस्तान में तमाम सूबे जो है उन्हें तोड़ने का फैसला कर लिया गया है। पावर कॉरिडोर से ये आवाज आ रही है। अब इससे ज्यादा डिटेल हम जाएंगे अपने वीलॉग की डिटेल में जाके, और उसके बाद आपको बताएंगे जी कि ईरान ने पूरे मशरिक़ वस्ता को ही उड़ाने की धमकी दे ली है। एक आध मुल्क और भी शामिल है जो मशरिक़ वस्ता से बाहर है, लेकिन पासदाराने इनकलाब पता नहीं इस वक्त क्या सोच के बैठे हैं, ये आपको बताएंगे ये क्या सिचुएशन है। फिर आपको बताएंगे जी कि पाकिस्तान ने ईरान को असला फराहम किया, मिसाइल फराहम किए। पीछे इसके साथ एक और भी मुल्क मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पर यह इल्जाम भी लगा था कि पाकिस्तान ने जो ईरान के तैयारे हैं उन्हें पनाह दी है पाकिस्तान के अंदर, और भी बहुत सारे इल्जाम इस तरह के लगते रहे। अब ये एक और चीज सामने आ रही है और डिस्कस हो रही है वेस्ट में और अमेरिका में। ये क्या कहानी है ये आपको बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे जी कि वफाकी हुकूमत जो है वो खतरे में है। अब वफाकी हुकूमत खतरे में कब हो सकती है? यकीनन जब ऐसा हो कि उसके पार्टनर्स को उसे छोड़ जाएं, या एक सिनेरियो और भी है, ये हम आपको बताएंगे डिटेल में जाके। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग जो यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। और एक रिमाइंडर कि अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हमारा स्पेशली एक और हमने अभी अपना टिकटॉक किया है। अच्छा, मुझसे पूछ लिया करो रोज ना। मैं कहता हूं आप बताएं। टिकटॉक एनटीवी टिकटॉक जी हमने किया और एनटीवी का ही लोगो है, आपने सिर्फ उससे फॉलो करना है। और भी पेजेस हमारे टिकटॉक पे बने हुए हैं, लेकिन हमारा ऑफिशियल पेज सिर्फ एनटीवी के नाम से है, जो ब्लू कलर में एक लोगो आपके सामने आएगा। तो जोई साहब आज की खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल शुरू करते हैं सूबों से। और मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, मुझे लग रहा है ये 101% बनने चाहिए। अच्छा, बनने तो चाहिए, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शुमार होता है जिसने 80 साल की जिंदगी के अंदर सारे ही सिस्टम चेक कर लिए। मतलब जब ये मुल्क बना था तो उस वक्त गवर्नर जनरल किस्म का सिस्टम होता था। यहाँ पे गवर्नर जनरल होता था जिसका फैसला मलका करती थी। मलका अपने हाथ से लेटर जारी करती थी और उसके बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल अपॉइंट होता था। मलका की मर्जी के बगैर, पाकिस्तान बनने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, मलका के लेटर के बगैर यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं बन सकता था। सिकंदर मिर्जा साहब जो थे वो आखिरी गवर्नर जनरल थे और उसकी मंजूरी भी मलका बरतानिया देती थी। हमने वो कर लिया और उसके बाद हमने एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी चल गया। फिर हमने बुनियादी जमहूरियतें ले आए, बुनियादी जमहूरियतें भी चल गई। फिर 1 यूनिट कर दिया हमने, यानी 2 यूनिट बना दिए पूरे मुल्क के, एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान के जो सारे सूबे इस वक्त मौजूद हैं वो सारा एक सूबा डिक्लेयर कर दिया गया और एक गवर्नर होता था, एक चीफ मिनिस्टर होता था उसका, पूरे पाकिस्तान का, मगरबी पाकिस्तान का। हमने वो भी करके देख लिया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले सिविलियन मार्शल लॉ थे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी एक सिविलियन ने इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लगा लिया। फिर यहाँ पे एक इस्लामी सोशलिज्म भी आ गया और इस्लामी सोशलिज्म एक पहली यानी फर्स्ट टाइम ये कोइन हुई पाकिस्तान के अंदर ये इस्तिलाह कि हम जी एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर इस्लामी सोशलिज्म है, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पूरा एक सिस्टम बना लिया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक पैरेलल एक सिविलियन फौज भी बना ली अपनी, जो अलग आर्मी थी प्रॉपर, और उनके अपने परेड होती थी, उनके अपने दफ्तर होते थे, और उसके अंदर एक साहब थे जो बाद में उनके खिलाफ वाला माफ गवाह भी बन गए थे और खुद भी फांसी लगी उनके। तो बहरहाल वो भी हमने करके देख लिया। फिर आगे जनरल ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने इस्लाम भी यहाँ पे नाफिज कर लिया, उनका अपना ही एक तर्ज इस्लाम था। अच्छा, वो भी हो गया। फिर हमने यहाँ पे वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर भी चले गए, वो भी चलती रही। फिर यहाँ पे लाइटन मॉडरेशन आई जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, जिसकी समझ नहीं आई किसी को कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, वो भी हो गई। फिर उसके बाद वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी आ गई। तो ये कोई सिस्टम दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो हमने पाकिस्तान के अंदर 80 साल के अंदर तजर्बा ना कर लिया। सारे सिस्टम फेल हुए हैं पाकिस्तान में। उसकी बुनियादी वजह यह है, अब ये सारे सिस्टम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चल रहे हैं, सारी हर जगह पे चल रहे हैं और सक्सेसफुल चल रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि हमारी नीयत ठीक नहीं है। जब तक हमारी नीयत ठीक नहीं होगी, आप सिस्टम कोई भी लेके आ जाएं वो पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। इंप्लीमेंटेशन का इशू है, सिस्टम की खराबी नहीं है। अब आप इस सूबे बनाना चाहते हैं और ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है कि जी 4 सूबे जो हैं टू मच हैं। भाई, इससे ज्यादा सूबे भी दुनिया के अंदर हैं और पूरा जो मुल्क है वो ठीक चल रहा है बगैर किसी और चीज के। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए, बना लें। लेकिन अगर इसी अप्रोच के साथ बनाएंगे तो एक क्यास जो 4 सूबों के अंदर है, बाद में वो 33 सूबों के अंदर
ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ مین انگریڈینٹ جو ہے وہ خراب ہے آپ کا. جب پانی خراب ہوگا تو جب آپ کوئی بھی اس کو کولا بنائیں گے, فینٹا بنائیں گے, 7 اپ بنائیں گے, وہ بھی خراب ہوگا کیونکہ مین انگریڈینٹ ہی خراب ہے. تو آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جتنے چاہیں لیول چینج کر لیں, اس کے اندر سے ذائقہ وہی نکلے گا. اب یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے کہ جتنی ڈویژنز ہیں پاکستان کے اندر سب کو صوبے ڈکلیئر کر دیا جائے. بھائی یہاں پہ 4 صوبوں کے جو گورنرز ہیں, جو چیف منسٹرز ہیں, ان کے پروٹوکولز, ان کے نخرے, ان کی جو صلاحیتیں ہیں, ان کو آپ دیکھ لیں. آپ ایسے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت 4 گورنر ہیں, کیا وہ اہلیت پہ بنے ہوئے ہیں؟ اور کیا وہ انٹرنیشنل لیول پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنے پارٹی افیلیشن پہ؟ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی پریزنٹ کر سکتے ہیں کیا وہ فلاسفر ہیں, کیا وہ ڈاکٹر ہیں, کیا وہ مینجمنٹ گرو ہیں, کیا کوئی یونیورسٹیوں میں پروفیسر رہے ہیں, کوئی انہوں نے چیز ایجاد کی ہوئی ہے, کیا ان کی انگریزی اچھی ہے, ان کی ڈریسنگ اچھی ہے, انہوں نے کوئی 10,000 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, کسی سسٹم کے ایکسپرٹ ہے, کس چیز کے ایکسپرٹ ہے وہ؟ آپ دیکھیں, اگر آپ پنجاب کے گورنر کو کسی جگہ, آپ پنجاب کے گورنر کو کہیں جا کے آکسفورڈ میں جا کے لیکچر دے کے, آکسفورڈ بھی چھوڑیں نہیں, انہیں کہیں یہاں اسلام آباد میں آ کے نہ قائدین یونیورسٹی میں لیکچر دیں, آپ وہ کیا لیکچر دیں گے مجھے بتائیں. انہیں کہ جی بیسک ڈیموکریسی کے اوپر دیتے ہیں آپ. سردار سلیم حیدر ہیں, ان کی ریپیوٹ کافی اچھی ہے. سر ریپیوٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ نے ایکسپرٹ لے کے آنے ہیں یہاں پہ جن کو آپ انٹرنیشنلی پریزنٹ کر سکیں. آپ دنیا میں دیکھیں نا جی, وہاں پہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ یہ سارک کنٹریز کے جو وائس چانسلر سے ان کی کانفرنس ہوئی تھی, اور جب کانفرنس ہوئی تو یہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے بھی ایک صاحب گئے تھے, وہ وائس چانسلر تھے یہاں پہ. اب وہاں پہ ایک آدمی جو تھا نا, اس نے کہا جی میرا نام یہ ہے اور میں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے, نوبل پرائز لیا ہوا ہے معیشت میں. ایک دوسرا وائس چانسلر بولا جی, اس نے کہا جی میرا نام پروفیسر یہ ہے اور میں نے اس کے اندر نوبل پرائز لیا ہوا ہے. ایک تیسرا بولا جی وہ جناب میرا نام یہ ہے اور میں نے ایک نئی تھیوری دی تھی سارے. اب جب پنجاب یونیورسٹی جو سب سے پرانی یونیورسٹی ہے سب کانٹیننٹ کی بڑی پرانی یونیورسٹیوں کے اندر, جب ان کے وائس چانسلر سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کون ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ. آگے انہوں نے اپنا نام بتایا. صاحب اس طرح حیران ہو کہ ایک جرنیل کا یونیورسٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے وائس چانسلر کے ساتھ. تو جب یہ سسٹم یہ ہوگا کہ آپ کے گورنر صاحب جو ہیں وہ ان کو پڑھنا نہیں آئے گا, ان کو لکھنا نہیں آئے گا, ان کو بولنا نہیں آئے گا, وہ کتنے اچھے کی انسان کیوں نہ یار. کوئی گورنر آپ کو ایسے یاد آتے ہیں جو ایلیجیبل تھے؟ بڑے بڑے لوگ تھے یار پاکستان کے اندر, بڑے بڑے لوگ تھے پراپر تھارولی, جن کو کہا جا سکتا ہے نا انٹرنیشنلی پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. جو گورنر رہے بھی, جو گورنر رہے پاکستان کے اندر, بہت لوگ رہے, ایسا نہیں مسئلہ. آپ بے شک آپ ریٹائرڈ آرمی آفیسر لگاتے ہیں, آپ جنرل لگاتے ہیں, لیکن وہ مائنڈ کے والا بندہ ہونا چاہیے ایسا کہ انٹرنیشنلی پریزنٹ کیا جا سکے کسی جگہ پہ ساری. تو جب آپ میرٹ پہ چیزیں سلیکٹ نہیں کریں گے, میرٹ پہ نہیں لے کے آئیں گے, چیف منسٹر آپ دیکھیں گے کہ سب سے ایسا آدمی جس کی نہ عقل کام کرتی ہے, نہ اس کا دماغ کام کرتا ہے, نہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں, جس کے اسکیلیٹن ہے, اور پنجاب اس کے حوالے کر دیں گے. میں بزدار صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور اس ٹائپ کا ایک گورا بزدار جو ہے آپ خیبر پختونخوا میں محمود خان کی شکل میں لے آئیں گے, اور وہ 2.5-3 سال ان کی آواز نہیں نکلے گی کیبنٹ کے اجلاس کے اندر, یا پھر یہاں پہ جب وفاق اس کو بلائے گا اور ان کے سامنے بات کی جائے گی اپنے صوبے کی, تو 2.5-3 سال کسی کی کوئی ان دونوں کی آواز نہیں سن سکے گا. جب یہ ہوگا تو ملک نہیں چل سکے گا. یہ جو آپ آج کہہ رہے تھے نا جی محسن نقوی صاحب کہ یہ جو صورتحال ہے یہ پورا سسٹم بیٹھ گیا, بھائی سسٹم تباہ نہیں ہوا, یہ سسٹم پوری دنیا میں کام کر رہا ہے اور ٹھیک کام کر رہا ہے. صاحب ایک کام کریں, آپ ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کیا. محسن نقوی صاحب نے یہ کہا جی کہ سسٹم جو ہے نا تباہ ہو چکا ہے, اور اگر ہم سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, تبدیل نہیں کریں گے, تو 10 سال بعد بھی ہم یہی رو رہے ہوں گے. پھر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں, اگر 18 گھنٹے بھی کام کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. بھائی گورنمنٹ فائر فائٹنگ کے لیے ہوتی, گورنمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے, اور اس نے کیا کرنا ہے؟ پلاننگ بھی تو ہے نا چوائس صاحب. سر پلاننگ آپ نے ایک ہی بار کرنی ہے, آپ نے ایک ہی بار کر کے اس سسٹم کو آپ نے چلانا ہے. گورنمنٹ آئیں گی, گورنمنٹ چلی جائیں گی, سسٹم وہیں پہ انٹیکٹ رہے گا. مثلا دیکھیں 302 ہے, 302 کیا گورنر نے ایک دفعہ تیار کی کہ جی اگر آپ نے قتل کیا تو آپ کو سزائے موت ہوگی, 302 ٹھیک ہے نا, آج تک ہے نا جی. گورنمنٹ آتی ہے, وہ قاتلوں کو پکڑتی ہیں, وہ پھانسی لگاتے ہیں, بات ختم. تو اس کے اندر یہ کیا سسٹم تو چینج نہیں ہو رہا نا جی. چوری کی سزا ہے, قتل کی سزا ہے, اور جو زنا بالجبر کی سزا ہے, ساری سزائیں ہیں نا جی, قانون وہی ہے. سیم اسی کو کہتے ہیں سسٹم. تو جب آپ سسٹم نہیں بنائیں گے تو چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ایک چیز اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ 4 صوبے ہیں. اب آپ کو پتا کہ بلوچستان پاکستان کا 43.5% ہے. لیکن میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا کہ آپ صوبے بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں, لیکن جب تک آپ بیسک چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنے اخراجات اور بڑھا لیں گے. بیسک سسٹم ٹھیک کریں نا جی. آپ بیسک سسٹم میں یہ ہے کہ ایک سب سے پہلی میرٹ, جو قائد محمد علی جناح نے کہا تھا نا جی کہ ہر چیز میرٹ پہ ہونی چاہیے. آپ میرٹ پہ رکھیں تو صحیح
गई। चौधरी साहब इसमें एक फायदा होगा ना, आप ये देखें अगर यूनिट छोटे हो जाते हैं 28 बन जाए 33 बन जाए जितने भी बन जाए, एक इंडेक्स की खबर है मैं आपको बताता हूं, उन्होंने अपने कुछ नाम भी बताया। आज देखें ना पंजाब पुलिस है ना सर, वो होती है सूबे की ठीक है ना, और सूबे से फैसला होता है, वफाक फैसला करता है कि जी आईजी कौन होगा, डीआईजी कौन होगा, वफाक के मुलाजिम होते हैं, वफाक उनको बुला के ना मुख्तलिफ सूबों के अंदर भिजवाता रहता है। अब उसके बाद सूबा जो होता है ना वो होता है कि SHOs DSPs इन सबका फैसला करते हैं। अब आपने ऐसा किया कि डिवीजन्स की पुलिस बना दिया आपने। अब जो डिवीजन्स की पुलिस जब बनेगी तो वो क्या करेगी मुझे बताइएगा, वो लोग अपने बंदे भर्ती कर लेंगे, तो आपने और डाइल्यूट कर दिया ना उसको। साहब एक चीज ये भी तो देखें ना कि नीचे तक अख्तियार भी तो आ जाएगा ना, जब एक सूबा छोटा है, जब आप बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो अख्तियार कैसे जाएगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बलदियाती इंतखाबात ईमानदारी से हो जाए, चले वो सर पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन ईमानदारी से होना चाहिए। आज जब देखें ना बिलावल भुट्टो क्या कह रहा है, वो ये कह रहे हैं जी कि अगर मसलन ये वोट चोरी होते रहे, इलेक्शन चोरी किया गया तो जी वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भाई उनसे पूछें कि क्या ये वफाकी गवर्नमेंट वहां पे इलेक्शन करवा रही है आजाद कश्मीर के अंदर? पहला सवाल तो ये है। वो वहां का इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, वहां के इलेक्शन कमीशन करवा रही है, एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। तो वफाकी गवर्नमेंट का उसके साथ क्या ताल्लुक है? आप कह रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट चली जाएगी, तो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना जी, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी अगर हमें ये गवर्नमेंट ना दी गई यहाँ पे तो हम वफाकी गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे, हम वहां से अपने वोट खींच लेंगे वापस और ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी सारी। तो ब्लैकमेलिंग है ना, वो ये कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, उनको ना जितवाएं, हमें जितवाएं। बात सिंपल है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रहा तो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम ठीक करें ना आप। पाकिस्तान के अंदर कम से कम एक इलेक्शन कमिश्नर तो ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर सब लोगों को यकीन हो। चौधरी साहब मैं बेसिक है ना, बेसिक को ठीक कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूं, जब यूनिट छोटा होगा तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लोग ज्यादा आएंगे तो मेरिट पे तभी तो गवर्नमेंट आपको जॉब देगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि तब बहुत बड़ा है। ऐसा ही है, लेकिन एक दिन में रखें कि ये जो आइन है जो 1973 में बना था बड़ी मुश्किल से, और 1947 में मार खा 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 के आधा मुल्क गंवा के 1973 में आपने एक आइन बनाया था बड़ी मुश्किल से। इस आइन को आपको तब्दील करना पड़ेगा। और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को राजी कर लेंगे आप, जो आपके शोधा को भी तस्लीम नहीं करते? MKM जो है ना अपना गवर्नर लगाना चाहती है कि आपको गवर्नर देना पड़ेगा वहाँ पे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों को आप इकट्ठा बिठा लेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे ज़्यादा बड़ा मैंडेट लेके बैठी हुई है वो सेनेट के अंदर भी, कौमी असम्बली, आप वो क्या वो आपके साथ बैठेगी? तो आप ये नया आइन कैसे बनाएंगे जिस आइन के अंदर एक दफ़ा चेंज करने के लिए, एक तरमीम करने के लिए आपको हर जगह पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है? तो आपने ये नया आइन बनाना है पूरे पाकिस्तान के लिए, वो कैसे बनेगा? तो ये बातें हैं सारी, इन बातों का नतीजा कोई नहीं निकलेगा। आप जब तक अपनी नीयत ठीक नहीं करेंगे, सिस्टम को बेहतर नहीं बनाएंगे और एक पॉलिटिकल हार्मनी पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मुमकिन ही नहीं है। ये सर बातें हैं, और वो वज़ीर दाखिला साहब भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, भाई फायर फाइटिंग हुकूमत का काम होता है। चौधरी साहब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये साउथ एशिया इंडेक्स की एक खबर है, ठीक है? इन्होंने इंतजामी यूनिट्स के नाम भी बता दिए हैं। फेडरल टेरिटरी वो ये कह रहे हैं जी कि इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, कराची और गवादर, ये फेडरल टेरिटरीज हैं, कराची वहां पे डाल रहे हैं। दूसरा है पंजाब को किस में डिवाइड किया जाएगा? वेस्ट पंजाब, साउथ पंजाब, बहावलपुर और पोठोहार। ठीक है, ठीक है। और सिंध को डिवाइड किया जा सकता है अर्बन सिंध, रूरल सिंध और मेहरान में। बलूचिस्तान को डिवाइड किया जा सकता है, ये दो नाम दिए मेहरान को, बलूचिस्तान तो ज्यादा डिवाइड होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है। हाँ, एक बलूचिस्तान और एक मकरान। और केपीके के हवाले से है खैबर, साउथ केपीके, हजारा और कोहिस्तान। ठीक है, लेकिन अगेन वो बात ये देखें, ये ख्वाहिश है कि हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है कर लें, लेकिन मसला ये है, फिर वही मसला है कि आप इसको करेंगे कैसे? एक तो क्योंकि आइन आपको पूरा नया सिर से बनाना पड़ेगा, दूसरा जब तक नीयत ठीक नहीं होगी आपको वो भी परफॉर्म नहीं करेंगे, आप उल्टा अपने लिए और मसाइल पैदा करते हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी था, वो देखे ना 1290 के अंदर उनकी गवर्नमेंट बनी, 30 साल गवर्नमेंट वो भी रही, 1320 तक खिलजी गवर्नमेंट, खिलजी खानदान जो था उसकी गवर्नमेंट रही वहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सब कॉन्टिनेंट का पहला हुक्मरान था जिसने अनाज के साथ ये वाला सिस्टम बनाया था जो आज भी चल रहा है। ये जो गवर्नमेंट अनाज खरीद लेती है ना और उसकी कीमत को मैनिपुलेट कर दी, वो पहला आदमी था जिसने ये किया था। उसे पूरे हिंदुस्तान से चोरी खत्म करवा दी थी। हिंदुस्तान देखे कितना बड़ा मुल्क था उस जमाने में, है? बंगाल से लेके ये जलालाबाद तक ये मुल्क था, तो उसके अंदर उसे चोरी खत्म कर दी थी। उसकी वजह ये थी कि चोर जब किसी जगह चोरी होती थी, जो कोतवाल होता था उसकी गर्दन उतार देता था कि तुम्हारे होते हुए चोर चोरी कैसे कर गए। चोर साहब जब लोकल्स के पास पावर आ जाएगी अपने सूबे की सूरत में, फॉर एग्जांपल बहावलपुर का नाम, दिल्ली में बैठ के उससे करता था, वो कहते थे उसके मरने के 60 साल बाद तक हिंदुस्तान में चोरी नहीं हुई थी। दूसरा ये है कि यहाँ पे मिलावट नहीं हुई, यहाँ पे कम नहीं तोला गया उसके बाद। बात यह है कि जब आपकी नीयत ठीक होती है, मैनेजमेंट सिस्टम आपका ठीक होता है, हर चीज ठीक हो जाती है। चल चौधरी साहब मुझे सिर्फ एक ही चीज मेरी सुई मेरी फंस गई है। बहावलपुर एक सूबा है, फॉर एग्जांपल बहावलपुर की लोकल अवाम है, अब उसे पता है कि मुझे अपना सूबा चलाना है, तो क्या अपने इलाके को वो बेहतर गवर्न नहीं करेंगे? वो भाई यहाँ पे आजाद कश्मीर का इलेक्शन जो उसके अंदर बिलावल भुट्टो कराची से आके वहां कह रहा है कि जी ये धांधली हो रही है यहाँ पे सारी, तो लोकल जो होता है उसके अंदर आप क्या कर लेंगे? बहरहाल मेरी ये दरख्वास्त है कि आप जरूर करें,
सूबे ज्यादा होने चाहिए, मैं खुद भी ये समझता हूँ। देखिए ना, ईरान के अंदर देख लें, अफगानिस्तान के अंदर देख लें, कितने ज्यादा सूबे छोटे छोटे, उज्बेकिस्तान के अंदर देख लें, छोटे छोटे मुल्क हैं, थोड़ी थोड़ी आबादी है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा सूबे हैं। लेकिन इशू जो है वो फिर वही है कि आप इसको बनाएंगे कैसे। नीयत ठीक होनी चाहिए, सिस्टम तगड़ा होना चाहिए, सिस्टम को कोई बंदा हला ना सके, उसके अंदर कोई तब्दीली ना कर सके, जनाब चल जाएगा फिर। लेकिन अगर इसी ढीले ढाले सिस्टम के साथ आप करेंगे ना, तो ये और एक 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे, 33 नहीं संभाले जाएंगे फिर आपसे। बिल्कुल ठीक है। चलें चौधरी साहब, आपने दूसरा टॉपिक तकरीबन एड्रेस कर दिया। आखिर में एक वन लाइनर मुझे जरा उस पर बता दें, वफाकी हुकूमत को खतरा है या नहीं? वफाकी हुकूमत को खतरा कोई नहीं है, ब्लैकमेलिंग है कि वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे क्योंकि मीरपुर से वो जीत गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उन्हें खतरा है कि मुजफ्फराबाद से भी जीत जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं जीतना चाहिए, और 3 धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम एहतजाज शुरू कर देंगे, यानी कि जैक के साथ वो भी बैठ जाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा जी वफाकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे फिर उसके बाद ना। तो वो बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि हम जीते यहाँ हारे हैं, गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए, गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए। बस मैं बल्कि चंद दिन पहले मैंने आपसे कहा भी था ना कि बिलावल भुट्टो ये वफाकी गवर्नमेंट की बात करेंगे। बिल्कुल आपने कहा था, ये है ना। अच्छा शोएब साहब, इलेक्शन हारने पे धांधली क्यों होती है हमेशा? ये तो बताएं। सारी पार्टियां यही करती हैं, एक नहीं, जो हार गया वो कहते धांधली हो और जो जीत गया वो कहते हैं 100% ठीक था। 100%। जबकि आजाद कश्मीर के अंदर जो भी सारी पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां होती हैं। अच्छा। और जो वफाकी गवर्नमेंट होती है वही वहां पे गवर्नमेंट होती है। इमरान खान का देखें ना, जब गवर्नमेंट थी तो वहां पे उनकी गवर्नमेंट थी, और जो इमरान खान की गवर्नमेंट चलेगी तो वो सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MLA थे वो किधर गए? नहीं, गवर्नमेंट बना ली उन्होंने, वहां चेंज हो गई। सिंपल सी बात है। वो पक्के तरीके इंसाफ के नहीं थे? उससे पहले भी देख ले, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है वफाक में, तो वहां पे किस पार्टी? यहाँ नून लीग की गवर्नमेंट रही है, वहां पे नून लीग की। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जिंदा सवाल आपसे वैसे ही कर लेते ठीक है। पीटीआई के अंदर कितने लोग जेन्युइन थे जो सिर्फ पीटीआई के थे? नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जो जेन्युइन थे उनको तो भगा दिया था इमरान खान साहब ने पहले, गवर्नमेंट बनने से पहले। तो सिर्फ स्टपनीज के साथ काम चल रहा सब सारी स्टपनीज थी और एस्टेब्लिशमेंट देगा। इमरान खान को तो नाम भी पता नहीं था ये कौन कौन लोग हैं। ठीक है। हाँ जी, वो आगे बस, और बाद में पता चला MNA भी हो गए, बाद में पता सेनेटर भी हो गए सर। अच्छा चलो ठीक है, जो आगे चलते हैं। अच्छा, ईरान ने पूरे मशरक़ी वस्ता को उड़ाने की धमकी दे दी है। मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा गलत वर्ड यूज करने लगा था पासदारान के मुतालिक, लेकिन ज्यादा हार्ड हो जाएगा। पासदारान बिल्कुल ही पैदल हो नहीं, ऐसा अगेन वही कह रहा हूँ कि हार्ड लाइनर हैं, और ये हार्ड लाइनर जो है ना पूरे खित्ते का बेड़ा गर्क करके रहेंगे। यार देखिए, मैं ईरान को ही फेवर करता हूँ, मैं ईरान के साथ हूँ, हमारे मुसलमान भाई हैं, बड़ा जबरदस्त मुल्क है, यकीन करें इतना खूबसूरत शानदार मुल्क। और दूसरा उन्होंने अपने सिस्टम बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मसला ये है कि आप जंग को लंबा कर लेते हैं तो क्या उसके साथ आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकनॉमिकली आप बेहतर हो जाएंगे? सबसे ज़्यादा बेहतरीन अपने मुल्कों को चाहिए होती है स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी होगी तो बाहर से टूरिस्ट आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी चीज़ें बिकेंगी, आपका माल बाहर जाएगा, आपकी इकॉनमी ठीक होगी, और लोग जो होंगे ना वो भी तालीम याफ्ता होंगे, उनके दिमाग भी बेहतर होंगे, पीस में रहेंगे ना जी। आपको मेडिकल बिल भी आपके कम होंगे, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, आपकी मार्केटें खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप जंग करते जाते हैं तो क्या होगा? अल्टीमेटली मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क तो नहीं चल सकेगा ना जी। तो अगर आपका मकसद क्या पूरी दुनिया के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनानी है, वो नहीं बन सकेगी। क्या आपका मकसद ये है कि एक खास जो मसले का सिर्फ उसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो नहीं हो सकेगी। बाकी मुसलमानों को कत्ल तो नहीं कर सकते आप सबको। और अगर क्या आपका मकसद ये है कि सारे मशरक़ वस्ता के ऊपर आप काबज़ हो जाएं, वो भी नहीं हो सकेगा। आपका मकसद ये है कि अमेरिका जो है उसको तोड़ दें आप, ये भी मुमकिन नहीं होगा। तो फिर आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उन्हें पीस चाहिए, उन्हें जंग का खात्मा चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए ताकि उनकी इकॉनमी बेहतर, उनका तेल बिक सके, उनकी गैस बिक सके, उनके पेट्रोकेमिकल्स बिक सकें, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ सके। और पाकिस्तान जो है ना स्टेबिलिटी के सामने बहुत बड़ी रुकावट है इस वक्त। अमेरिका है जी, चवल मार बैठा है, बेवकूफ़ है, आ गया है ट्रंप, उसको जाने दो, निकल जाने दो उसको, निकले ताकि सुख का सांस ले, मशरक़ वस्ता भी ले, पाकी दुनिया भी ले, आप भी सुख के सांस। लेकिन वो नहीं लग रहे, वो कह रहे हैं जी तर्ज अमल ठीक करना पड़ेगा मशरक़ वस्ता को, और हमलावरों के दोस्त जो उनको नहीं छोड़ेंगे। क्या मशरक़ वस्ता क्या मसला अपना तर्ज अमल ठीक करे कि वो अटैक जो है आपके ना रोके कि जी मार लें आप, या आप जो उनकी गैस उड़ा रहे हैं। हम सिर्फ अमेरिकी अड्डों पे हमले कर रहे हैं। अब इनका पॉइंट तो ये है ना, ये कहते हैं हम आप पे तो कर नहीं रहे, सिर्फ सरजमीन क्योंकि आपकी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो अब वो भी तो मसलन अनकरीब अमेरिका ये कह देगा कि हम तो ईरानी गवर्नमेंट पे अटैक ही नहीं कर रहे, हम तो पाकिस्तान पे कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मैंने एक बड़ी अजीब सी डिबेट और भी सुनी है, मुझे आप बताइएगा। एक दफा आपने भी हल्का सा इसका जिक्र किया था, ईरान के हवाले से थी कि ईरानी पासदारान चाहते ही नहीं है कि ईरान तरक्की करे। उसकी एक रीजन ये हो सकती है कि अगर ईरान तरक्की कर गया, पैसा आ गया, तो पावर उनके हाथ से निकल जाएगी। ज़ाहिर है वो एक्सट्रीमिस्ट है ना, जहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट होंगे उनका यही तरीकाकार होगा कि वो दूसरे आदमी को सांस नहीं लेने देते, कंट्रोल अपना लूज नहीं होने देते। अब देखिए ना, बल्गारिया को धमकी देती है अब्बास राक्ची साहब ने, उसने कहा जी कि ये बल्गारिया के अंदर अमेरिकन जहाज आ रहे हैं और ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। अब ये जो
ایسٹرن یورپ ہے نا اس کے اندر امریکن اپنے جہاز لے کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ کیسپین سی سے حملہ کرنے لگے ہیں. اب دونوں سائڈوں سے حملہ کریں گے وہ, ایک سائڈ سے یہ جو مشرق وسطی ہے اور دوسرا کیسپین سی. جو کیسپین سی سے بھی اگر حملہ کریں گے تو ایک نیا محاذ کھلے گا. ہرمز اور باب المندب دونوں نہیں, باب المندب تو بہت دور ہے نا, وہ تو ریڈ سی کے اندر ہے نا. کیسپین سی جو ہے نا یہ رشیا کی سائڈ پہ اور ایسٹرن یورپ کے ملک لگتے ہیں سارے. بلغاریہ جو ہے نا اسی سائڈ پہ کیسپین سی کی سائڈ سے. جو کیسپین سی ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو اس کے ساتھ آذربائیجان ہے, پھر اس کے ساتھ آگے جارجیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اچھا اس سے آگے جائیں گے تو پھر ایسٹرن یورپ کے کنٹریز آنا شروع ہو جائیں گے, پھر رشیا ہے اس کی سائڈ پہ, پھر اس سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہے ازبکستان ہے, قازقستان ہے, یہ سارے ملک ہیں. تو یہ کیسپین سی کے اوپر ہے. تو یہ اس طرف سے جو ہے نا وہ بھی حملہ کرنے لگے ہیں, جہاں پہ یوکرین نے حملہ کیا, رشیا بھی اس سائڈ پہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ایسٹرن یورپ سے حملہ کرتے تو کیا رشیا جو ہے سارے ایسٹرن یورپ کے اوپر حملہ کرے گا؟ دیکھیں نا, کیا اس کو بلغاریہ کے اوپر بھی کر دے گا, کیا وہ ہنگری کے اوپر بھی کر دے گا, کیا وہ رومانیہ کے اوپر بھی حملہ کر دے گا, کیا کہاں فار ایگزامپل ایران حملہ کر دیتا ہے, فار ایگزامپل ہم سوچ لیتے ہیں, ایزمپشن ہے ہماری, پورا یورپ اکٹھا ہو جائے گا, یورپ اکٹھا ہو جائے گا, پورا یورپ, رشیا آئے گا پھر نہیں, رشیا نہیں آئے گا. رشیا جو ہے اس وقت سرحد سپورٹ نہیں کر سکتا. چائنا آ سکتا ہے لیکن چائنا جو ہے اس کی پالیسی بڑی دلچسپ ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے کسی کنفلکٹ میں پڑنا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہاں وہ جو ہے نا 2050 سے پہلے کنفلکٹ کے اندر نہیں پڑے گا. بالکل صحیح. چلیں آپ نے ایک بات بتائی, مجھے یاد آ گئی, آپ نے ذکر کیا ہے یہ چینی کمپنی میں کیوں حملہ کیا رہا. یہ میرا خیال غلطی سے ہوا, ان سے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چائنیز کمپنی ہے. یہ تو نہیں کہ وہ تھریٹ کر رہے ہیں کیونکہ پاسداران ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ غلطی سے ہوا ان سے. یہ چائنا سے نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ چائنا ابھی بہت کچھ ان کی مدد کر رہا ہے. ابھی یہ دیکھیں نا جو اعتراض پاکستان کے اوپر کیا گیا, یہ بیسیکلی جو ایران ہے وہ چائنا سے خرید رہے ہیں ایک جو کندھے کے اوپر رکھ کے چلانے والا دفاعی سسٹم ہے, اس کا QW12 اور FN16, اور یہ 60 سے 70 ملین ڈالر میں یہ خرید رہے ہیں, 400 یہ خرید رہے ہیں. اور یہ خبر یورپ کے اندر گھومنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ پاکستان کے ذریعے چائنا سے پاکستان آئیں گے اور پاکستان سے پھر یہ جو چمن بارڈر ہے وہاں سے ہوتے ہوئے یہ ایران چلے جائیں گے, جبکہ یہ خبر غلط ہے. پاکستان نے اس کی تردید کر دیا, ایسا مسئلہ نہیں. پاکستان کو کیا ضرورت ہے پرائے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی. ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ پاکستان آلریڈی میزائل اور باقی چیزیں ہیں چین کی, لیکن پاکستان فراہم نہیں, پاکستان ایسی غلطی کرے گا ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا جو ہے نا طریقہ بہت زبردست ہے, وہ راستے ہیں ان کے پاس, بالکل نہیں کرے گا. لیکن یہ خبر کون دے رہا ہے؟ یہ خبر ایسے اسرائیل دے رہا ہے, انڈیا دے رہا ہے, اسرائیل اور انڈیا دے رہے ہیں, دونوں دے رہے ہیں. دیکھیں چائنا کے پاس بہت راستے ہیں. مثلا چائنا دیکھیں نا تاجکستان کے ذریعے, آپ کہیں تاجکستان سے ہوتے ہوئے آپ ازبکستان سے ہوتے ہوئے ایران تک جو مرضی پہنچاتے ہیں. جو سے جیلسی کی انتہا نہیں ہے بھارت کی سائڈ سے. یہ مودی جی, گٹیا مودی جی جو ہیں, مطلب حد ہوتی ہے کسی بات کی, جو انہوں نے پروپیگنڈا انت کر کے اٹھا کے رکھا ہو. ایک قازقستان بہت بڑا راستہ ہے, وہ بھی دیکھیں, وہ اس کی بھی سرحد جو ہے نا چائنا کے